तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। तो हर बार की तरह इस बार फिर आपके सामने संडे की मॉक टेस्ट सॉल्यूशन के साथ। तो लास्ट पिछले 2-3 महीने से ताबड़तोड़ एग्जाम की तैयारी चल रही थी और लगातार आप सैटरडे संडे पेपर दे रहे थे। ऑलमोस्ट 2025 के सारे पेपर प्रीलिम्स के कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब विचार आता है कि करें क्या। तो तैयारी 2026 के एग्जाम की, जो गलतियां 2025 के मॉक में हुई, पढ़ाई में हुई, प्रैक्टिस में हुई, उनको गौर करते हुए, उनका ध्यान रखते हुए अब तैयारी करेंगे 2026 के अपकमिंग एग्जाम। 2026 के एसबीआई क्लर्क की तैयारी अब हम लोग मिलके करेंगे। उस सीरीज में सबसे पहला आपने इस संडे मॉक दिया, जो कि एसबीआई क्लर्क 158 नंबर का मौका आपको कराएगा। बीच में 2-3 बदलाव भी आए हैं आईबीपीएस की तरफ से, आप लोग उनको भी सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा आपने कि अब जैसे कैलेंडर रिवाइज के बाद एक जो नया बदलाव आया वो ये आपने सुन लिया होगा कि ऑफिसर रैंक्स की रिजल्ट पहले आएंगे, क्लर्क के रिजल्ट बाद में आएंगे। एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस किया गया वो ये कि एसबीआई के एग्जाम पहले होंगे, देन आफ्टर आईबीपीएस होगा, उसके बाद आरआरबी होगा। और ये मुझे लगता है कि एक अच्छा पैटर्न है। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कह सकते हैं आपकी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस रहेंगे। नहीं तो होता क्या था कि कॉमन क्राउड हर एक जगह जुड़ा रहता था, मतलब लास्ट वो आरआरबी तक फाइट करता था। अब अगर किसी का एसबीआई में हो जाएगा तो एटलीस्ट वो आरआरबी को फाइट नहीं करेगा तो उसकी जगह पर कोई दूसरा क्राउड फाइट करेगा। तो एटलीस्ट एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हैं आपकी एक तरीके की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और बैंकिंग के एग्जाम या बैंकिंग के रूल्स रेगुलेशंस एक बहुत सोच विचार कर चीजों को दिया जाता है आपको, इसीलिए कोई बदलाव किए भी जाते हैं बोर्ड की तरफ से। कभी ऐसा कोई नुकसान वाला बदलाव मैंने तो अभी तक नहीं देखा 10-12 साल के करियर में। बाकी पॉइंट्स सबके अपने अलग अलग होते हैं सोचने के। तो अच्छा है कि 2026 में सबसे पहला एग्जाम जो पढ़ने वाला है अपडेटेड, आपने देखा होगा कि लगभग एसबीआई क्लर्क की 16,000 वैकेंसीज के चांसेस है। वहीं एसबीआई पीओ की बात करें तो 1500 के आसपास पीओ ये जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में शेड्यूल होने की पूरी चांसेस है। सही, ऐसी जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है। बाकी कोई अपडेट्स होंगी तो जरूर आपको बताई जाएंगी। उसके बिहाफ पे बेटा पहले से तैयारी करेंगे, तभी गलतियों को सुधार के हम आगे क्रैक कर सकेंगे। तो इवन बैंकिंग क्लासेस एमपी का एकमात्र संस्थान जहां मॉक कराने के बाद आपको टीचर्स के फॉर्म में मॉक के वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप अपनी गलतियों को बहुत कम समय में सुधार पाए। आप रिसर्च ना करें बल्कि आप अपनी गलतियों को हमसे मिलकर रेक्टिफाइड करें। राइट। तो उसी क्रम में इंग्लिश का सॉल्यूशन आप पा जाते होंगे आरके सर के द्वारा, रीजनिंग आपको सार्थक सर से मिल जाती होगी, और गणित का तो आप जानते ही हैं, मुझे गणित ही आती, बाकी कुछ आता नहीं, बहुत अच्छे से पता है। तो चलिए इस न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेशन में देखते हैं क्या है खास, क्या पेपर के सॉल्यूशंस होने चाहिए थे और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उनका डिस्कशन मैं हर बार करता हूं, तो आपके सामने एक बार फिर संडे की मॉक टेस्ट सॉल्यूशन के साथ। न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन आपको 31 से लेके 35 नंबर पे मिला होगा, यहाँ से स्टार्ट किया गया होगा। राइट। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जैसे ही आप इस सेक्शन में एंटर किए होंगे, सबसे पहले आपको एक प्यारी सी ये लाइन ग्राफ की डीआई दिखी होगी। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि डीआई का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो प्रीलिम्स की डीआई हो या मेंस की। अगर आपको डीआई को सॉल्व करना है, डीआई सीखना है, डीआई पे कमांड बनानी है, तो सिर्फ और सिर्फ डीआई के इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले आप गौर से पढ़ा करें। अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाता है कि ये मुझसे होगी या नहीं होगी। राइट। कह रहा है साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि द लाइन ग्राफ given below show the number of visitors on Sunday 5 पार्क ABCD, और कहानी है संडे की। बस इतनी सी बात है। बाकी ग्राफ में कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रहा है। ये ABCD और E, ये 5 पार्क हैं। हर पार्क में नंबर ऑफ विजिटर्स जो विजिट कर रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं पार्क को, उनकी संख्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ विजिटर्स दे रखा है। बस इतनी सी बात को हम ध्यान रखते हैं। लाइन ग्राफ में लाइन का भी ध्यान रख लिया जाता है कि अगर ये 15 है और ये 20 है,
और बीच में 5 लाइनें दिख रही हैं, यानी प्रत्येक लाइन कितने की हो गई, 1-1 की होगी। बस इतनी सी बात हमें समझ लेनी थी। अब हम चलेंगे सीधा क्वेश्चन पे, क्योंकि ग्राफ में कुछ भी डिकोड नहीं करना है। अब पहला क्वेश्चन उठा लीजिए, हलवा सा। मैं हमेशा समझाता हूँ, क्लर्क प्रीलिम्स किसी का भी क्लर्क बिल्कुल हलवा है, घोड़े की दौड़ है, घोड़े की दौड़। आप बिना दिमाग लगाए, जितना तेजी, घोड़ा क्या होता है ना, दौड़ते समय दिमाग नहीं लगाता है, सामने जो भी आता है ना उसको कूदता फांदता निकलता चला जाता है। आप पता है, आप दौड़ते तो हैं, लेकिन आप बीच बीच में दिमाग अपना लगाते हैं। जब दिमाग लगाएंगे तो स्पीड कम होगी। सोच के देखिए, अगर घोड़ा दौड़ते समय दिमाग लगा के दौड़े कि ब्रेकर आ गया, अब मैं कैसे कूदूं, वहां चाल उसकी कम होगी ना। आगे इंसान आ गया, अब मैं क्या करूं, नहीं, वो उसको नहीं पता। आगे कोई भी आ जाए, उसको दाएं बाएं रास्ते से इधर उधर कोई जगह मिला तो निकला, नहीं मिला तो सीधा उसको सीधा जंप मार दिया। घोड़ा सिर्फ इतना जानता है और कुछ भी नहीं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, क्लर्क के लिए बेटा घोड़े की दौड़ है, आपको दिमाग नहीं लगाना। आपने एक बार पढ़ लिया, काम खत्म, दैट्स इट। 5 सवाल है, सट से इसमें से 3-4 खींचो, खींच के आगे निकल जाओ। एक सवाल आउटर होगा, छोड़ के हट जाओ। सीधा फंडा है मॉक लगाने का। मॉक में नंबर आने से मतलब नहीं होता, जब तक मॉक की अप्रोच आप नहीं सही करेंगे नंबर नहीं आएंगे। मार्क्स लाने के लिए अटेम्प्ट का सटीक अप्रोच होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप बात को? अब पहला क्वेश्चन आप पढ़ के देखिए। कह रहा है आपसे कि सम ऑफ द नंबर ऑफ विजिटर पार्क ए और पार्क बी। कह रहा है बताइए ये कितने परसेंट है, किसका, पार्क डी का। बस एक बार पढ़ लिया, अब हम दोबारा तो ही पढ़ते हैं। ए और बी के चाहिए आपको। ए के विजिटर आपको दिख रहे हैं 20। कौन सा क्वेश्चन है भैया? 31। ठीक है। ए के विजिटर दिख रहे हैं 20। बी के विजिटर हमें दिख रहे हैं, ए लाइन बताया था ना, एक एक की है, तो 30, 31, 32, 32। तो टोटल कितने हो गए? 52। कह रहा है इतने परसेंट है, किसका? डी का। डी के विजिटर कितने हैं? 40, है ना। बस, तो ये 13 और ये 10। आपको बताना है 13/10 की वैल्यू कितने परसेंट। मोरलेस नहीं पूछा था, सीधा सा जवाब 130। हवा में इतना भी थोड़ी करना है, क्योंकि हम चलो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो छोटे बच्चे भी साथ में सीखते हैं, तो हमें स्टेप बाय स्टेप बताना होता है। इतना भी नहीं करना है। ऐसी ऐसी डीआई तो फ्री में आप जाइए इस प्ले लिस्ट में, कितनी डीआई ऐसे पड़ी हैं बिना पैसे की, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लर्क की तो ऑलमोस्ट डीआई मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही करा रखी है। यूट्यूब से आप इन चीजों को सीख सकते हैं। डन। एक क्वेश्चन और करा दूं। कुछ भी नहीं था पेपर में, कुछ भी नहीं था। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ विजिटर इन ए और ई। ए और ई के विजिटर बताने हैं भैया। और देखो, ए के विजिटर कितने हैं? 20। ई के विजिटर कितने हैं? दिख रहा है आपको? 24। 24 डिफरेंस 4 का। खत्म हो गई बात। आंसर 4 हो जाएगा, काम खत्म। दैट्स इट। यहाँ कितना था? 130 था आंसर। आ गई बात समझ में? कुछ भी नहीं है, लगा लेना। बाकी सारे वही हैं। देखो, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ विजिटर बी और सी के, इनके साथ उठा लेना है ई के। बी और सी के विजिटर उठा लीजिए, ई के विजिटर उठा लीजिए, रेशियो बन जाएगा। डन। चल आगे देखो। इसके बाद आप गए होंगे तो आपको एक और डीआई मिली होगी। देखो, 36 से लेके 40 में भी डीआई थी। फिर वही बात मैं कहूंगा, डीआई करनी है, पढ़ो इंस्ट्रक्शन को। कह रहा है नीचे दी गई टेबल दो अलग अलग स्कूलों के 3 अलग अलग गेम यानी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स की संख्या को दर्शाता है। बस हम ये देखते हैं कि दिया क्या है। नंबर ऑफ स्टूडेंट ए और बी, 2 गेम है। क्रिकेट में कितने लोग हैं, हॉकी में कितने हैं, फुटबॉल में कितने, इतना दे रखा है। और कह रहा है आपसे कि ये 36 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। बता देंगे, हम लोग तो बड़े हो गए। 36 नंबर क्वेश्चन कोई बड़ा काम ही नहीं है, बड़े आराम से बता लेंगे। देखो क्या कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है आपसे कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट ए टू द नंबर ऑफ प्लेइंग फुटबॉल इन बी। आपको चाहिए ए के क्रिकेट। ए के क्रिकेट देखो कितने हैं? 20 है। ए के क्रिकेट 20 है, और इसके साथ रेशियो बनाना है बी का फुटबॉल। बी के फुटबॉल कहाँ है भैया? 36 है। 36 है, तो 5 और 9। डन। रेशियो कितना हो गया? 5 और 9 का। खत्म। 59 आंसर। डन। देखो, इसके बाद कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्या है? कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट इन ए और बी और हॉकी। ए के क्रिकेट लेने हैं, बी के हॉकी लेने हैं। ए के क्रिकेट है 20 प्लस बी के हॉकी कितने हैं? 30।
डन हो गई बात। ए के क्रिकेट है और बी के हॉकी, ये लेना था। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट इन ए, हॉकी बी। ए के क्रिकेट 20 और हॉकी बी के 30, तो 30-20 हो जाएगा 50। काम खत्म। बस फोड़ लेना है, निकाल लेना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन की 20% ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग ए आल्सो प्ले रग्बी। क्या होता है जी रग्बी? कौन सा गेम है? चलो कुछ भी हो। कह रहा है 20% जो है ए के वो रग्बी खेलते हैं। अब ए के जो क्रिकेट खेलने वाले हैं उसके 20, ए के क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 20। ए के क्रिकेट खेलने वाले हैं 20 और 20 का 20% होगा 4, यानी रग्बी वाले कितने हो गए? 4 हो गए। रग्बी वाले 4 हो गए ना, ठीक है। रग्बी वाले 4 हो गए। तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग रग्बी ए एंड बी हॉकी। बी के हॉकी उठा लो आप। बी हॉकी कहाँ है भैया? बी हॉकी है 30, 30 बी के हॉकी है ये, ठीक है। ये बी के हॉकी और इनके बीच का डिफरेंस बताना है, तो 26 हो गया, काम खत्म। देखो, मुझे अगर करने में नहीं समय लग रहा है तो आपको करने में कहाँ समय लगेगा? मुझे पढ़ाने में समय नहीं लग रहा है। फटाफट फटाफट देख के और रिकॉर्ड कर लेना है, खींच लेना है, कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? आओ आगे बढ़ते हैं। ये कैसलेट थी प्यारी सी, इसको देख लो। कैसलेट दो ही तरीके से बनती है बेटा, या तो हम लोग टेबल पे बनाते हैं या फिर वेन डायग्राम पे बनती है। अब ये कैसे पता चलेगा किससे बनेगी? तो पढ़ना पड़ता है, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि टेबल पे बन रही है या फिर उस पे बन रही है। देखो लिखा हुआ है कि देयर आर 3 कंपनी ए एंड बी एंड सी, द सम ऑफ मेल वर्किंग इन ऑल द कंपनीज 86। इतना दिया तो इतने से समझ में आ गया कि हमने मेल और फीमेल 3 कंपनी बना लीजिए, ए बी सी, ए बी सी 3 कंपनी, और हर कंपनी में मेरे भाई मेल और फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल बनाना है तो हम मेल बना लेंगे और यहाँ पे फीमेल। मन करे तो यहाँ टोटल भी बना ले, पढ़ सकती है जरूरत, कोई बड़ा काम नहीं है। और इधर इसका टोटल बना लीजिए, है ना, इसका टोटल बना लेंगे। अब देखो जैसा कहता जा रहा है वैसे करते जाइए, पढ़ते जाते हैं, बनाते जाते हैं। कह रहा है आपसे कि द नंबर ऑफ, नहीं एक लाइन थी ना यहाँ की, सम ऑफ द मेल वर्किंग ऑल द कंपनी 86, मेल सबकी 86 है, तो यहाँ लिख दीजिए 86, इन तीनों का सम 86 होगा। फिर कह रहा है फीमेल वर्किंग ए 25% मोर देन दैट ऑफ मेल। ए की जो फीमेल है वो मेल से 25% ज्यादा है, मतलब अगर ये 4 है तो ये 5 है। ये हो गई बात। द नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन बी इज 26, बी के मेल है 26, यहाँ रख दिया मैंने 26। कह रहा है विच इज 14 लेस देन द मेल, विच इज 14 लेस देन द मेल इन ए, जो कि ए के मेल से ये 14 कम है। अगर ये 14 कम है 26, यानी ए के मेल कितने हो जाएंगे? 40। अगर 4 यूनिट 40 होगा तो 5 यूनिट 50 होगा, 5 यूनिट 50 होगा। कह रहा है फीमेल वर्किंग इन ए इज इक्वल टू द फीमेल वर्किंग इन सी, ए की फीमेल और सी की फीमेल इक्वल है, तो ये हो जाएगा 50, ये हो गया 50। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग, टोटल एम्प्लॉय वर्किंग इन बी 46, ये है टोटल 46। तो आप कहोगे 46 और 26, मतलब ये हो जाएंगे कितना? 20, 20 हो जाएगा। इन तीनों का सम 86 है, तो ये कितना हो रहा है भैया? 66, 76, 86, 20, ये हो जाएगा। डन हो गई बात। इतनी सी बात है, अगर हम इतना भर लिए तो आगे की डीआई बहुत इजी हो जाती है कैलकुलेट में। क्या ये इसके बाद के क्वेश्चंस सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं। कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑल कंपनी। वर्किंग एम्प्लॉय बताने हैं ऑल कंपनी, एम्प्लॉय बताने हैं ऑल कंपनी का मतलब कि ए के एम्प्लॉय 50, 40, 90 कहलाएगा। ये बी के, ये ए के, ये बी के और सी के ये 70 होंगे। तो भैया यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, और आपको मैंने कितनी बार सिखाया है यूनिट डिजिट से पकड़ना। तीनों एम्प्लॉय के आपको बताने हैं, टोटल एम्प्लॉय बताने तीनों कंपनी के। 90, 46, 70 ना जोड़िए,
आपको पता है यूनिट डिजिट पे 6 आएगा और आपने देखा ऑप्शन में सिर्फ एक ही यूनिट डिजिट पे 6 है, मारा और निकल लिया, जोड़ना ही नहीं है। नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन ए इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन सी। ए के मेल कितने हैं? 40 हैं। ए के मेल कितने हैं? 40 हैं। सी के मेल कितने हैं? 20 हैं। कह रहा है बताओ 20 से 40 कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है 20 से। डन हो गई बात। 20 से 20 ज्यादा है, यानी 20/40 से बताना है तो निकाल लेंगे, सारे बन जाएंगे। रेशियो मैनेजर एसोसिएट। अच्छा इसको देख लेना जरा कि इन सी की बात कर रहा है कि रेशियो ऑफ मैनेजर टू एसोसिएट 2:5, 35 एसोसिएट है। सी में टोटल है कितने? आपने देखा 70 है। सी में टोटल एम्प्लॉय कितने? 70। इसको दो भाग में इन्होंने बांट दिया, मैनेजर और एसोसिएट में। कितना? 2:5 में, 2:5, यानी 7 यूनिट की वैल्यू 70, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो एसोसिएट हो जाएंगे कितने? 50। 50 एसोसिएट में से 35 एसोसिएट जो है वो फीमेल है। टोटल 50 एसोसिएट है, उसमें से 35 एसोसिएट फीमेल है। सही, यानी हमारे पास मैनेजर मेल एसोसिएट चाहिए और मेल एसोसिएट फिर कितने बच जाएंगे? 15। मेल एसोसिएट पूछ रहा है, 15 हो जाएंगे मेल एसोसिएट, क्योंकि ये तो फीमेल थी तो ये मेल हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। है कहीं ऑप्शन में? 5 अपने पास है ऑप्शन। 35 एसोसिएट महिलाएं हैं, पुरुष पुरुष मैनेजर का पता लगाएं आप। अच्छा 35 और ये कितना हो रहा है? ओके 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 ओके, यहां से देखो सीन ये है, 1 यूनिट 10 के बराबर, तो मेल हो जाएंगे यहाँ पे कितने? 20, और 20-15 के बीच का डिफरेंस ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। डन हो गई बात ना। केवल एक्चुअली क्या उसने पूछा था? मेल मैनेजर पूछा था, और मेल मैनेजर और एसोसिएट 2 और 5 के हैं, मैनेजर और एसोसिएट। अब वो मैनेज एसोसिएट कह रहा है फीमेल है, 35 एसोसिएट फीमेल है और टोटल एसोसिएट इतने हैं, तो मैनेजर मेल मैनेजर उसने पूछा है। मेल मैनेजर पूछेगा तो 15 तो इसमें क्या होंगे? मेल एसोसिएट होंगे, ये मेल एसोसिएट होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात आप? ये मेल एसोसिएट होंगे और टोटल मेल मैनेजर हमारे पास कितने हैं? मेल मैनेजर हमारे पास कितने हैं भैया? मेल मैनेजर हमारे पास कितने हैं? आप कहोगे सर 20 है, और 15 अगर ये हो रहे हैं यानी 5 का डिफरेंस आ जाएगा। डन हो गई बात। चलो आगे बढ़ो, अर्थमेटिक देखो। 46 46 कैलकुलेट बहुत इजी होती है, बस केवल ग्राफ बनाना होता है, लगा लेना। कह रहा है रेशियो ऑफ द लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 5:3 है। लेंथ और ब्रेथ का रेक्टेंगल का दे रखा है 5 और 3। इफ द ट्वाइस ऑफ पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 96। कह रहा है रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है, रेक्टेंगल का जो ये पैरामीटर कह रहा है, और रेक्टेंगल का पैरामीटर होता क्या है? 2l+b, दिस इज द रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर। कह रहा है इसका ट्वाइस करोगे तो जवाब आएगा क्या? 96। सही, यानी l+b की वैल्यू 2 दूना 4, 24 चौके 96, 24 हो गई। एल और बी दोनों पता है आपको, आप कह सकते हैं 5x + 3x इज इक्वल टू 24, तो 8x हो गया 24, यानी x की वैल्यू हो गई कितनी? 3। तो कह रहा था आपसे बता दीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता दीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब बड़ा ही आसान, लेंथ इंटू ब्रेथ निकालना हो। लेट इंटू ब्रेथ, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो 5 × 15 ये होगा मेरे भाई, और 3 × 9 ये हो जाएगा। 15 9 हो गया कितना? 135, 135 राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना है, समझ गए बात को? बिल्कुल खींच के लगा लेना है, कोई बड़ा टास्क है ही नहीं। आप देखो अगला क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है द सम ऑफ द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोथ 16 किलोमीटर। दुनिया जानती है कि अगर मेरे पास अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का सम अगर 16 है, और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा निकलता है स्टिल वाटर स्पीड। ये बात 1000 बार बता चुके हैं। अगर सम मेरे पास 16 है और मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 8 किलोमीटर पर आवर ये स्टिल वाटर स्पीड आएगी। और सवाल में सिर्फ इतना कह रहा है कि बताइए कितना समय लगेगा अगर नाव
60 किलोमीटर स्टिल वाटर को कवर करे, 60 किलोमीटर स्टिल वाटर में अगर कवर करेगी 8 में, तो मेरे भाई 30 8 सती 56 7.5 घंटे लगेंगे, दैट्स इट, 7.5, बस इतनी सी बात है, बिल्कुल इजीली निकाल लेना था, कुछ भी नया नहीं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आपको लगा लेना था बस। अब नहीं लगा होगा तो ये मॉक में उन्हीं से नहीं लगा होगा जो लोग अभी सिलेबस को कवर नहीं किए हैं या पढ़े नहीं हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप डेली आ रहे हैं क्लासेस, आज नहीं कर वो टॉपिक कंप्लीट होगा, देन आफ्टर आपको ये देखते चलना है कि इसी लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, लोग बना रहे हैं, हम भी जब पढ़ लेंगे तो फट से खींच के बना लेंगे। समझ रहे हैं? जो लोग पढ़ लिए उनसे तो बन जाने चाहिए था। कह रहा है एक बाइक है जो कि 150 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है, तो दुनिया का कोई भी इंसान कह सकता है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की बाइक की स्पीड है। कह रहा है स्पीड ऑफ कार जो है वो 4/5 है स्पीड ऑफ बाइक की, यानी 30 का 4/5 है, 30 का 4/5 है, यानी आप कहोगे कार की स्पीड कितनी होगी, 24 किलोमीटर पर। तो यही पूछा था आपसे, कार की स्पीड बताइए। देखो क्या ही है क्वेश्चन यार, कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन में, क्या बताऊं मैं इस मॉक में, बताइए आप। बिल्कुल केवल और केवल एक बार पढ़ना है फाउंडेशन तरीके से, और फटाफट 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 सिर्फ प्रैक्टिस करके टेबल स्क्वायर क्यूब याद करके और भना भन लगा लेना, कुछ भी नहीं करना है इसमें, है ना। बहुत आसान सा तरीका। कह रहा है स्कीम एक्स सिंपल इंटरेस्ट 6% 9 साल, ठीक। अमाउंट इन्वेस्टेड स्कीम एक्स इज ₹3000। अगर आपने 3000 रुपए स्कीम एक्स में 3000 रुपए, ठीक है, 6% से 9 साल के लिए लगाएंगे, तो ये नो डाउट कि 9 छके 54% ब्याज मिलेगा, किस पर, 3000 पे जो पैसा आपने लगाया। डन। कह रहा है आपसे कि स्कीम वाई ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% फॉर 6 ईयर। अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम वाई इज ₹P। जो वाई में निवेश किया जाता है वो पी है, और ये है 12% की सिंपल इंटरेस्ट से कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। यानी पी पर इस पर मिलेगा 12 गुणे 6, 72% का ब्याज मिलेगा। और फिर एक बहुत प्यारी सी लाइन कहा कि डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम एक्स और वाई 1200 है। तो कह रहा है इंटरेस्ट जो है वो वाई का इंटरेस्ट एक्स के इंटरेस्ट से ज्यादा है, वाई का इंटरेस्ट एक्स के इंटरेस्ट से ज्यादा है। अगर वाई का इंटरेस्ट, लॉजिक पकड़ना आप बस, और कुछ भी नहीं था, ये है रहा वाई का इंटरेस्ट, ठीक है, ये रहा वाई का इंटरेस्ट, और ये होगा एक्स का इंटरेस्ट। एक्स के इंटरेस्ट से वाई का इंटरेस्ट 1260 रुपए ज्यादा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, आप कहोगे सर P इंटू 72/100, ये इंटरेस्ट बनेगा। इसका इंटरेस्ट मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 3000 इंटू 54/100 करेंगे, तो दोनों जीरो कैंसिल होने के बाद 12 और 5 तिहाई 15, 1620 होगा। क्योंकि ये वाला इंटरेस्ट, वाई का इंटरेस्ट एक्स के इंटरेस्ट से ज्यादा है, और वो भी कितना, 1260। तो हमने कहा कि वाई के इंटरेस्ट में से, ये वाई का इंटरेस्ट है, इसमें से अगर मैं 1260 घटा दूं तो ये बराबर हो जाएगा 1620 के। 1620 घटा दीजिए, है ना, इससे ये ज्यादा है ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, और डिफरेंस लेने के बाद इजिली आप निकाल सकते हो, माइनस 1620, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1260, क्योंकि y का ज्यादा था तो y में से x को मैंने घटा दिया। डन। अब जरा देखो क्या बनेगा, p इंटू 72/100, दिस इज इक्वल टू, ये जाके उधर जुड़ जाएगा 80 और 28 होगा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ p की वैल्यू बतानी थी, 2880 इंटू 100 अपॉन 72, ये इसका 4 गुना है, 0, यानी जवाब हो गया। डन। 4000। क्लियर हो गई बात, बढ़िया सवाल था, मतलब पूरे पेपर में यही एक लगा, है ना, कि हाँ थोड़ी चाल बदली जा सकती है, बाकी तो सब हलुआ टाइप के सवाल है। 50
50 नंबर क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन आओ देखते हैं जरा भैया। कह रहा है आपसे कि पी क्यू तीनों भर सकते हैं 8, 12 और 24 में। तो पी भर सकता है 8 घंटे में, क्यू भर सकता है 12 घंटे में और आर भर सकता है 24 घंटे में। डन हो गई बात। एलसीएम 24 ले लीजिए, एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1। तो 3, 2, 5 और 1 कितना हो गया? 6। डन। कह रहा है तीनों मिलकर भरेंगे तो कब तक भरेंगे? क्या दो भरते रहो, ये तो बहुत ही आसान है। टोटल हो गया 24 और तीनों मिलके भरेंगे तो 3, 2, 5 और 1 6 यूनिट के हिसाब से कितने घंटे लग जाएंगे भैया? 4 घंटे लग जाएंगे। दैट्स इट। डन हो गई बात। अब ये मिक्सचर एलिगेशन मैं नहीं बता रहा, 1000 बार आपको करा चुका हूँ, बनाइएगा। ठीक है, ये दोनों पार्टनरशिप मिक्सचर आप ही बनाइएगा। जो लोग पढ़े हैं वही बनाएंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, उनको जानना भी नहीं है ना। आप देखो, वीडियो देने का मतलब ये होता है, मेरी बात समझना, कि आप जो वीडियो सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि आप जो टॉपिक पढ़ें उस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे मॉक में बनने चाहिए, और अगर वो नहीं बन रहा है तो आप उसका सोल्यूशन आप देखें। जो टॉपिक आपने क्लास में नहीं पढ़ा है, टॉपिक के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते, उसकी वीडियो सॉल्यूशन आप मत देखें, कोई जरूरत नहीं है उसको देख। जब पढ़िएगा तब वो बनना चाहिए। लॉजिक समझ रहे हैं आप? क्लियर? हर क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में तो आ जाएगा, बट उस पर आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि चैप्टर नहीं है ना आपके पास। क्वेश्चन नंबर 53 देख लो, एक और बता दूंगा आपको जरा। 53 नंबर क्वेश्चन देखो। कह रहा है आपसे कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अमन और रोहन 3 और 5 है। सोहन 8 साल बड़ा है अमन से। अमन, रोहन, सोहन, ठीक है, इनके प्रेजेंट एज का रेशियो हमें पता है कितना? 3, और ये कितना है? 5। तो आप कह सकते हो सर अगर ये 3 है तो इसका मतलब ये 3x हो जाएगा और ये 5x भी लिख सकते हैं, हम लोग रेशियो हटाकर लिख सकते हैं। अब आपसे ये कह रहा है कि जो सोहन है वो अमन से 8 वर्ष बड़ा है। अमन से 8 वर्ष अगर बड़ा है तो इसका मतलब कि अमन की उम्र में अगर हम 8 जोड़ दें तो सोहन की उम्र आ जाएगी। आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल आ जाएगी। फिर कह रहा है आपसे कि 4 वर्ष छोटा है देन रोहन, रोहन से 4 वर्ष छोटा है, यानी रोहन की उम्र से अगर हम 4 घटा दें तो भी आ सकती है सोहन की उम्र। और जब दोनों सोहन की ही एज है तो ये दोनों आपस में बराबर। दिस इज 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 5x माइनस 4। कितना हुआ? 2x की वैल्यू मेरे भाई 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 6। अब पूछा क्या है आपसे? बहुत सीधे सा चीज। क्या पूछा है ये देखो जरा। पूछा है आपसे कि फाइंड द रोहन की एज आफ्टर 6 ईयर। रोहन की प्रेजेंट एज कितनी होगी? आपको की वैल्यू अगर 6 है तो प्रेजेंट एज इनकी 30 होगी, और 6 वर्ष बाद बताना है तो एज हो जाएगी 56। डन। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल सीधा सीधा तरीका था, बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 54 देख लो जरा। 54 देख लो। 54 कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। ठीक, 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो मुझे पता है कि अगर 20% लाभ पर कोई चीज बेची जाती है तो उस सामान की सीपी होती है कितनी? आप कहोगे सर 5, और मैं पूछूंगा एसपी तो आप कहोगे सर 6। डन। फिर कह रहा है इफ, मतलब एक कंडीशन, इट हैज बीन सोल्ड फॉर ₹240 मोर। अगर इसे 240 रुपए ज्यादा में बेचा जाता, ना कि खरीदा जाता। पहले कितने में बेच रहे थे? 6 यूनिट में। इससे अगर 240 रुपए ज्यादा में हम बेचते तो हमें प्रॉफिट होता कितना? 30% का। 30% का प्रॉफिट पाने के लिए 30% का प्रॉफिट पाने के लिए आपको सामान को 10 से कितने में बेचना होगा? 13 में। सामान तो आखिर वही है, सामान तो चेंज हुआ नहीं। इसका मतलब सीपी को आप बराबर करो, सीपी बराबर होनी चाहिए, 10 होगा और ये कितना हो जाएगा? 12। समझ गए बात को? यानी 10 का सामान 12 में बेचोगे तो 20% प्रॉफिट, और 10 का सामान 13 में बेचोगे तो 30% प्रॉफिट। यानी कितनी यूनिट बढ़ाकर बेच रहे हो? आप कहोगे सर 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू दे रखा है
240 रुपए। तो क्वेश्चन में पूछा है सीपी बता दीजिए। सीपी 10 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई। देखो कितना हलवा सा सवाल है। 15 सेकंड में ये अप्रोच होगी तो स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। आई बात समझ में? स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ये अप्रोच देख रहे हैं। अब आप देख लेना, अगर ऐसे लगाए हो तो ठीक है, नहीं लगाए हो तो आप इसको लगाइए ऐसे। 55 आप ही बनाइएगा। ये क्वेश्चंस इजी हैं। तो ये थे आपको मेरी तरफ से मॉक के सॉल्यूशंस। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के 2025 की गलतियों को दूर करके 2026 की पहली वैकेंसी एसबीआई क्लर्क पे बम्पर अटैक किया जाए। बेहतरीन तरीके से चीजों से हटना कोई सोल्यूशन नहीं होता, प्रैक्टिस करना, आगे बढ़ना पर सोल्यूशन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।